हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में मानव में निषेचन, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि निषेचन के अंदर सबसे पहला चरण हमने पढ़ा था कि किस प्रकार शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचते हैं, और फिर दूसरा प्रक्रम हमने स्टार्ट किया था कि जो शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेश किस प्रकार करते हैं। तो उसको वापस देखिए, जो प्रोसेस है उसको पढ़ते हैं हम विस्तार से। ये अंडाणु है, अंडाणु के ऊपर जो पास में परत रहती है इसको बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो परत होती है वो कौन सी होती है? कॉर्पोरा, जो आपके कोरोना रेडिएटा वाली परत। ये जो बाहरी परत है ये कहलाती है कोरोना रेडिएटा। जो अंडाणु है इसके अंदर, इसके आसपास लगभग सभी शुक्राणु आते हैं, लेकिन प्रवेश एक शुक्राणु ही करेगा। अंडाणु के पास काफी शुक्राणु आते हैं, जैसे हमने देखी तो संख्या होती है 200 से 300 के आसपास, लेकिन इनमें से सिर्फ एक शुक्राणु ही है वो अंडाणु की जो परतें होती है उनको भेद कर अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो ये कौन सा शुक्राणु है जो अंडाणु को भेद कर अंदर प्रवेश करता है? शुक्राणु जो अंडाणु में प्रवेश करता है। अब देखिए, जो शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो शुक्राणु का शीर्ष का एक्रोसोम वाला भाग है वो क्या करता है? इसके अंदर प्रवेश करता है, और इस एक्रोसोम के द्वारा ऐसे एंजाइमों का स्राव किया जाता है जिसके कारण जो अंडाणु की भित्तियां होती है, जो अंडाणु की परतें होती है वो पिघल कर हट जाती है, टूट कर दूर हो जाती है, और जिससे जो शुक्राणु है वो आसानी से अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको नोट करना है, शुक्राणु का एक्रोसोम अंडाणु में प्रवेश करता है तथा एक्रोसोम के द्वारा ऐसे पदार्थों का स्राव किया जाता है
जो अंडाणु की दीवारों को या अंडाणु के परतों को तोड़ते हैं या हटाते हैं। यानी ये जो शुक्राणु प्रवेश कर रहा है, सबसे पहले आगे वाला हमने देखा था, शुक्राणु के शीर्ष है वो दो भाग होते हैं, उसमें शीर्ष में एक तो भाग होता है केंद्रक और दूसरा भाग होता है एक्रोसोम। तो शुक्राणु का एक्रोसोम वाला भाग है वो अंडाणु में सबसे पहले प्रवेश करेगा और इस एक्रोसोम के द्वारा ऐसे पदार्थों का स्राव किया जाता है जो रासायनिक पदार्थ अंडाणु की इन भित्तियों को क्या कर देंगे, अपघटन कर देंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया कि जो एक्रोसोम के द्वारा कुछ पदार्थों का स्राव किया जाता है जो इनकी परतों को घोल देते हैं, तो कौन कौन से वो पदार्थ है देखिए। एक पदार्थ होता है कोरोना भेदक और एक होता है एक्रोसिन। ये किसके द्वारा स्रावित होंगे, शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा स्रावित। और इन दोनों का कार्य क्या होता है देखिए, जो कोरोना भेदक है वो कोरोना रेडिएटा परत को हटाता है, कोरोना रेडिएटा परत को घोलकर हटा देता है। जबकि जो एक्रोसिन है वो जोना पेल्यूसिडा परत को हटाता है। एक्रोसिन द्वारा जोना पेल्यूसिडा परत को हटाया जाता है। देखिए, इसके अलावा जो अंडाणु है उसके द्वारा एक पदार्थ का स्राव किया जाता है जिसका नाम है स्परलाइजेशन, और उसका विपरीत होता है, मतलब उसके साथ संयोग करने वाला होता है जो शुक्राणु के द्वारा स्रावित होता है वो होता है एंटी स्परलाइनिन। ठीक है, तो पहले इन दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए, फिर हम वो पॉइंट्स देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करते हैं, अंडाणु द्वारा क्या होता है,
फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ, इसको फर्टिलाइजिन भी बोलते हैं, फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ का स्राव किया जाता है और उससे जुड़ने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए शुक्राणु के पास एंटी फर्टिलाइजिन पदार्थ होता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक ही जाति के शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन हो सकता है अगर विपरीत जाति के या अलग जाति के शुक्राणुओं को ट्रांसफर कर दिया जाए तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पहला कारण तो कि शुक्राणु है वो अंडाणु की भित्ति को भेद नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अलग प्रकार की जाति के पास वो पदार्थ नहीं होंगे। दूसरा, जो अंडाणु है वो तभी प्रवेश करेगा, वो पहचानने के लिए एक पदार्थ स्रावित करेगा, फर्टिलाइजिन, और अगर अलग जाति का शुक्राणु है तो उसके पास एंटी फर्टिलाइजिन पदार्थ नहीं होगा। तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन पदार्थों की आपसी क्रिया के द्वारा ही शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे को पहचानते हैं कि हाँ ये अपनी जाति का ही है, और फिर वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो देखिए, अंडाणु द्वारा फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ का स्राव किया जाता है, जिसे शुक्राणु द्वारा स्रावित एंटी फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ द्वारा पहचाना जाता है। इस अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप शुक्राणु तथा अंडाणु आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो संयोग होता है अंडाणु का शुक्राणु में प्रवेश होता है, हमने भी पढ़ा कि पहले तो हमने पढ़ा था कि शुक्राणु अंडाणु तक कैसे पहुंचता है, उस प्रोसेस को पढ़ा, और फिर हमने स्टार्ट किया कि अंडाणु शुक्राणु में प्रवेश कैसे करता है। तो आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि लगभग 100 से 200 शुक्राणु एक अंडाणु के चारों ओर घेरे हुए रहते हैं, लेकिन सिर्फ अंडाणु के अंदर प्रवेश एक शुक्राणु ही करता है और उसी के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होती है। वही शुक्राणु करेगा जो सबसे पहले जो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को अपघटित करके अंदर प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद अंडाणु द्वारा रास्ते को बंद कर दिया जाता है, यानी अंडाणु ऐसी एक्टिविटी उत्पन्न करता है जिससे दूसरे शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होता है कि पहचाना जाता है सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु को आपस में। अंडाणु पहचानता है कि अपना जाति का ही शुक्राणु है या अलग है, तो उसके लिए अंडाणु के द्वारा एक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, फर्टिलाइजिन, और फर्टिलाइजिन क्रिया करता है एंटी फर्टिलाइजिन पदार्थ के द्वारा। अगर समान जाति का शुक्राणु है तो उसके पास एंटी फर्टिलाइजिन होगा, अगर अलग जाति का शुक्राणु है तो उसके पास एंटी फर्टिलाइजिन नहीं होगा। तो इस प्रकार की अंतर क्रिया के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे को पहचानते हैं, और फिर अगर समान जाति के हैं फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन पदार्थ है तो उनके द्वारा रासायनिक संयोजन होता है और शुक्राणु और अंडाणु आपस में चिपक जाता है। शुक्राणु के द्वारा अंडाणु की दोनों परतों को तोड़ा जाता है, कोरोना रेडिएटा को और जोना पेलुसिडा को। कोरोना रेडिएटा को कोरोना अपघटक तोड़ता है, जबकि जोना पेलुसिडा को एक्रोसिन पदार्थ के द्वारा तोड़ा जाता है। जब वो दोनों परतें टूट जाती है, देखिए जब ये दोनों परतें टूट जाएगी, इस कोरोना रेडिएटा को कोरोना अपघटक तोड़ेगा, जो अभी हमने देखा, जो कोरोना अपघटक या कोरोना भेदक भी बोल सकते हैं हम, और जो अंदर वाली है जोना पेलुसिडा, इसको कौन तोड़ेगा? एक्रोसिन। ये दोनों पदार्थ किसके द्वारा स्रावित होंगे? शुक्राणु के एक्रोसोम के द्वारा ये दोनों पदार्थ स्रावित होते हैं। एक्रोसिन में से जो शुक्राणु के एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम से जो एक्रोसिन निकलेगा वो तो तोड़ेगा जोना पेलुसिडा को,
और जो कोरोना अपघटक या कोरोना भेदक होता है वो किसको तोड़ेगा, कोरोना रेडिएटा को। तो इसके कारण दोनों परतें जो बाहर की होती है अंडाणु की वो पिघल कर टूट जाती है, हट जाती है, और शुक्राणु इनके अंदर क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा और निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो ये हमने जो दूसरी अभिक्रिया देखी कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कैसे करता है। फिर तीसरी रिएक्शन हम देखते हैं वल्कुटी अभिक्रिया। हमने देखा था कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो 3 चरणों में संपन्न होती है, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, शुक्राणु का अंडाणु के अंदर प्रवेश करना, और तीसरी है वल्कुटी अभिक्रिया, कोर्टेक्स रिएक्शन। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, वैसे लगभग निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, शुक्राणु अंदर प्रवेश कर गया है, तो लगभग 90% निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। वल्कुटी अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश कर सकता है, जो सबसे पहले शुक्राणु प्रवेश करेगा वही कर पाएगा, उसके बाद जो शुक्राणु है उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमने देखा था ये अंडाणु था और ये अंडाणु की क्या थी, झिल्ली थी। तो इस झिल्ली के नीचे कुछ इस प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें वल्कुटी कण बोला जाता है। तो इन वल्कुटी कणों के द्वारा अंडाणु की झिल्ली में इस प्रकार का पदार्थ भर दिया जाता है जिससे दूसरे शुक्राणु है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, वल्कुटी अभिक्रिया कहलाती है। तो वल्कुटी अभिक्रिया में क्या होता है, एक शुक्राणु के प्रवेश करने के पश्चात अंडाणु की झिल्ली द्वारा अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देना, और वल्कुट वाले क्षेत्र में उपस्थित कणों के द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वल्कुटी अभिक्रिया। तो लिखे इसमें, अंडाणु में एक शुक्राणु के प्रवेश करने के पश्चात अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु अंड झिल्ली के नीचे स्थित वल्कुटी कोशिकाओं द्वारा विशेष क्रियाविधि अपनाई जाती है जिसे वल्कुटी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए वल्कुटी अभिक्रिया का पॉइंट्स।
तो स्टूडेंट्स ये थी वल्कुटी अभिक्रिया और इसके साथ ही निषेचन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। तो निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होने पर क्या क्या प्रोसेस होता है देखिए, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम। निषेचन प्रक्रिया या वल्कुटी अभिक्रिया पूर्ण होने पर निम्न परिवर्तन होते हैं। वैसे अभी पूर्णतया निषेचन नहीं हुआ है, क्योंकि निषेचन हम किसको बोलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिल जाना, केंद्रकों का मिल जाना क्या कहलाएगा, निषेचन। लेकिन अभी तक तो यहाँ युग्मक मिले हैं कुछ मात्रा में, लेकिन अभी तक आपको पता हो तो अंडाणु के अंदर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होना भी बाकी है। तो वो सब संरचनाएं होगी। तो इसके अंदर क्या क्या पहले परिवर्तन होते हैं देखिए, कोशिका द्रव्य की गति है वो बढ़ जाती है, गति बढ़ जाएगी। प्रोटीन संश्लेषण बढ़ेगा, और समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। समसूत्री विभाजन प्रारंभ, ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स तीनों। ये हम निषेचन प्रक्रिया भी नहीं बोल सकते इसकी, क्योंकि निषेचन प्रक्रिया के लिए इनको जुड़ना जरूरी है, मैंने अभी आपको बताया। तो हम ऐसा ही बोल सकेंगे कि वल्कुटी अभिक्रिया पूर्ण होने पर, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अंडाणु का शुक्राणु में प्रवेश करने के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन होगा। अब जैसे ही अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश करेगा तो उन दोनों के अंदर केंद्रकों का जुड़ना होगा, यानी नर केंद्रक और मादा केंद्रक है वो आपस में जुड़ेंगे। तो किस प्रकार जुड़ने की प्रक्रिया होगी देखिए, केंद्रकों का संलयन। देखिए ये अंडाणु है, इसके अंदर जैसे ही शुक्राणु प्रवेश कर गया तो क्या परिवर्तन होगा। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले वो काम होगा जो पहले बाकी पड़ा था। क्या बाकी पड़ा था, इसके अंदर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ। और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होते ही क्या बनेगा, एक तो बनेगा अंडाणु और एक क्या बनेगी, द्वितीयक ध्रुवीय काय। हमने युग्मक जनन में पढ़ा था कि अंड जनन के अंदर जो अंडाणु पूर्ण विकसित अंडाशय से नहीं निकलता है वो प्राथमिक जो द्वितीयक अंड कोशिका के रूप में निकलता है, और द्वितीयक अंड कोशिका से अंडाणु तभी बनेगा जब अंडाणु के अंदर क्या, इसका अंड कोशिका में क्या प्रवेश करेगा, शुक्राणु। तो पहला काम तो ये हो गया कि जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा इसके अंदर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाएगा, और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होने से एक तो बनेगा अंडाणु और एक बनेगा द्वितीयक ध्रुवीय काय। ये तो नष्ट हो जाएंगे, और ये क्या है, मादा युग्मक है, मादा केंद्रक होगा इसके अंदर। अब उसके बाद क्या होगा कि जो हमने देखा था शुक्राणु की संरचना पढ़ी थी हमने, इस प्रकार की शुक्राणु की संरचना हमने पढ़ी थी, और ये भाग था मध्य खंड, और मध्य खंड में क्या उपस्थित थे, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पर क्या उपस्थित थे, दो तारक का या सेंट्रियोल।
अब क्या होगा कि जो जैसे ही शुक्राणु इस अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा तो इन दोनों के बीच में कोण है वो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये मुड़ जाएगा, उल्ट 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब कोण बनने से क्या होगा कि ये जो दो तारक काय है ना वो मुक्त हो जाएंगे। यहां पर तारक काय मुक्त हो गए और तारक काय मुक्त होकर क्या बनाएंगे, तरकु तंतु। ये तारक भाई क्या बनाएगा, तरकु तंतु। इसमें एक तारक का इधर की तरफ गति करेगा और एक तारक का इधर की तरफ गति करेगा। आपको पता हो तो कि जिन कोशिकाओं में तारक का या सेंट्रियोल नहीं होता है उनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, क्योंकि तरकु तंतु क्या करते हैं, गुणसूत्रों को तोड़कर अलग करने का काम करते हैं। तो जिन कोशिकाओं के अंदर तारक काय नहीं होगा उनमें तरकु तंतु नहीं बनेंगे, और तरकु तंतु नहीं बनेंगे तो कोशिका विभाजित नहीं हो सकती। आपको पता हो तो हमारे मस्तिष्क की कोशिका होती है उनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि हमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं में तारक काय नहीं होते हैं और इसी कारण कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा पहला परिवर्तन क्या होगा, अंडाणु का द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक अंड कोशिका से क्या बनेगा, अंडाणु, और एक बनेगी द्वितीयक ध्रुवीय काय। फिर दूसरा परिवर्तन क्या होगा कि शुक्राणु से तारक काय है वो निकलकर अलग हो जाएंगे और वो किसका निर्माण करेंगे, तरकु तंतुओं का निर्माण। तरकु तंतुओं का निर्माण किसके द्वारा, तारक काय के द्वारा। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर तीसरे पॉइंट के अंदर क्या होगा कि जैसे ही तरकु तंतुओं का निर्माण हो गया तो अब जो इसका शुक्राणु का केंद्रक है और अंडाणु का केंद्रक है वो आपस में मिल जाएंगे और केंद्रक संलयन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो तीसरा प्रोसेस होगा शुक्राणु केंद्रक प्लस अंडाणु केंद्रक। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन नोट कीजिए, फिर मैं पॉइंट्स के रूप में लिखवाती हूं। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है इसको हम नोट करते हैं कि केंद्रकों के संलयन में क्या क्या चक्र होते हैं। पहला चक्र होगा अंडाणु के अंदर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण द्वितीयक अंड कोशिका अंडाणु में परिवर्तित हो जाती है और साथ में क्या बनता है, द्वितीयक ध्रुवीय काय। दूसरा परिवर्तन क्या होगा, तारक काय दो भागों में बंटकर तरकु तंतुओं का निर्माण करता है। और तीसरा होगा शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक मिल जाता है, जिससे केंद्रक संलयन की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। तो देखिए पहला पॉइंट होगा
शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करते ही अंडाणु में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। दूसरा पॉइंट, शुक्राणु के तारक काय विभाजित होकर तरकु तंतुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शुक्राणु केंद्रक तथा अंडाणु केंद्रक मिल जाते हैं, जिसे केंद्रक संलयन कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करते ही पहली घटना क्या होगी, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन है वो हो जाता है। फिर दूसरा है शुक्राणु के तारक काय है वो विभाजित हो जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, तरकु तंतुओं का निर्माण करते हैं। तीसरा, शुक्राणु केंद्रक तथा अंडाणु केंद्रक मिल जाते हैं तथा इन दोनों के मिलने को क्या बोला जाता है, केंद्रक संलयन कहा जाता है। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने निषेचन की प्रक्रिया को कंप्लीट पढ़ लिया। इसके साथ ही आपका जो निषेचन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर भ्रूणीय परिवर्धन वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।